एनाकोंडा मूवी की कहानी आदिवासी कबीले पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाली टीम की है, जो जानवरों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के बीच फंस जाती है। इसके बाद उनकी मुठभेड़ अमेज़न के सबसे बड़े शिकारी एनाकोंडा से होती है। इस बीच कुछ शिकारी भी खुद शिकार हो जाते हैं और आखिरकार सिर्फ कुछ ही खुशकिस्मत बच जाते हैं। ये कहानी रोमांच, खौफ और संघर्ष से भरी हुई है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अमेज़न के घने जंगलों के बीच एक स्मगलर रात के अंधेरे में अपनी छोटी सी नाव पर सफर कर रहा है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और डर साफ झलक रहा है, मानो वो किसी भयंकर मुसीबत में फंसा हुआ हो। उसका वायरलेस काम नहीं कर रहा और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही है। अचानक नाव के आसपास कुछ अजीब होने लगता है, पर हमें वो डरावनी चीज दिखती नहीं, बस एक रहस्यमय एहसास होता है जो माहौल को और खौफनाक बना देता है। डर के मारे वो शख्स अपने चारों ओर देखता है, पसीने से तरबतर, उसकी सांसें तेज हो रही हैं। जैसे ही उसे महसूस होता है कि वो अनजान खतरा अब उसके बेहद करीब है, वो घबराहट में नाव के ऊपर की ओर भागता है, पर हर तरफ से वो जैसे जाल में फंसता जा रहा हो। आखिरकार जब वो अपने अंत को सामने देखता है तो वो खौफ में आकर खुद को गोली मार लेता है। इस दृश्य में रहस्य, डर और तनाव का गहरा मेल है, जो फिल्म एनाकोंडा के शुरुआती पलों को बेहद रोमांचक और सिहरन पैदा करने वाला बना देता है। फिल्म का ओपनिंग सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। ये दृश्य फिल्म की आगे आने वाली कहानी की रोचकता को बढ़ाने में मदद करता है और हमें पूरी तरह से फिल्म से बांध कर रखता है। ऐसा लगता है कि इस सीन के बाद दर्शक खुद को इस रहस्यमयी और खतरनाक सफर का हिस्सा मानने लगते हैं, जो आने वाले पलों में और भी रोमांचक और डरावना होने वाला है। अगले ही पल हम देखते हैं कि टेरी और डॉक्टर केल की निगरानी में पूरी टीम के क्रू मेंबर्स एक छोटी और पुरानी सी नाव पर सफर कर रहे हैं। टीम का बजट या फिर स्पॉन्सरशिप ज्यादा खास नहीं लगती, जिससे पता चलता है कि उनके संसाधन सीमित हैं। यहाँ सबसे पहले टेरी और डैनी रिच की मुलाकात होती है, जिससे उनकी गहरी दोस्ती का एहसास होता है। उनकी बातचीत से ये भी संकेत मिलते हैं कि डॉक्टर केल टेरी के लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। इसी सीन में टेरी के प्रोफेशनल रवैये की भी झलक मिलती है, जो ये दिखाता है कि वह अपने काम के प्रति कितनी समर्पित हैं। डैनी रिच पेशे से एक प्रोफेशनल कैमरामैन है और उनके किरदार से साफ पता चलता है कि वह भी टीम के इस साहसिक अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसी सीन में हम पहली बार माटेओ को देखते हैं, जो क्रू की बोट का कैप्टन होता है। माटेओ का किरदार एक अनुभवी नाविक के रूप में सामने आता है, जो अमेज़न के खतरनाक और जटिल रास्तों को बखूबी जानता है। इसके बाद हम वॉरेन वेस्ट्रिच से मिलते हैं, जिनके ठाट बाट और नखरे तुरंत ध्यान खींचते हैं। वॉरेन इस डॉक्यूमेंट्री का नैरेटर होता है, लेकिन उसकी बातों और व्यवहार से यह साफ झलकता है कि उसे फील्डवर्क की बजाय आरामदायक जीवन की ज्यादा आदत है। उसका ठाट बाट भरा अंदाज और बड़े बड़े दावे बाकी क्रू के साथ उनके तालमेल को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। ये दृश्य पूरी टीम के किरदारों को दर्शकों से मिलवाने का मौका देता है और यह भी दिखाता है कि इन सभी के व्यक्तित्व और भूमिकाएं कितनी अलग अलग हैं, जो आगे की कहानी में दिलचस्पी और तनाव दोनों को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम डेनिस कैल्बर्ट से मिलते हैं, जो टेरी की टीम में प्रोडक्शन मैनेजर की भूमिका निभाती है। डेनिस टीम के हर काम को मैनेज करने में माहिर है और सभी चीजों का सही ढंग से ध्यान रखती है। साथ ही गैरी डिक्सन भी दिखता है, जो डेनिस का लव इंटरेस्ट है। गैरी एक साउंड इंजीनियर है और टीम में सपोर्टिंग किरदार निभाता है। उसकी जिम्मेदारी टीम के तकनीकी पहलुओं को संभालने की होती है। डेनिस और गैरी की जोड़ी कहानी में एक हल्का रोमांटिक एंगल जोड़ती है, जिससे दोनों के बीच के रिश्ते और तालमेल का अंदाजा होता है। इसके बाद शिरिशामा जनजाति को फिल्माने के लिए टीम रवाना हो जाती है। सफर के दौरान ही डॉक्यूमेंट्री के शुरुआती हिस्सों को फिल्माना शुरू हो जाता है। इस बीच गैरी डेनिस से फ्लर्ट करते हुए भी दिखता है, जिससे उनके बीच की केमिस्ट्री और हल्की फुल्की नोक-झोंक साफ झलकती है। सफर के इस हिस्से में फिल्म की टीम का आपसी तालमेल और उनके रिश्तों की झलक मिलती है, जो कहानी को और दिलचस्प बनाती है। ऐसे ही नाव में आगे बढ़ते हुए टेरी की टीम को नदी के बीच में कोई शख्स मदद के लिए शोर मचाता हुआ सुनाई देता है। तेज बारिश के कारण वह आदमी अपनी नाव झाड़ियों में फंसने की बात करता है। पूरी क्रू उस अनजान शख्स की इंसानियत के नाते मदद करने का फैसला करती है, लेकिन यह आगे चलकर एक बड़ी गलती साबित होने वाली होती है, जिसका परिणाम पूरी टीम को भुगतना पड़ने वाला होता है। इस अनजान शख्स का नाम पॉल सेरोन होता है, जो देखने में कुछ डरावना और शातिर लगता है। पॉल का टीम की नाव पर आना या क्रू की नाव का पॉल सेरोन तक पहुंचना कोई संयोग नहीं होता, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश होती है, जिसे हम आगे देखेंगे। टीम का एक सदस्य पहले से पॉल को जानता था और उसी के कारण पॉल टीम की नाव पर पहुंच पाता है। ये घटनाएं आगे की कहानी में और भी रोचक मोड़ लाती हैं। बाद में एक पड़ाव के दौरान पॉल अपने मछली पकड़ने और शिकार करने के हुनर को दिखाता है। इस सीन में हम पॉल के अंदर के शिकारी को साफ देख सकते हैं। पॉल बताता है कि वो पराग्वे देश से है और पहले चर्च में पादरी हुआ करता था, लेकिन असली दुनिया देखने की चाहत उसे जंगल की ओर खींच लाई।
कुछ समय बाद पॉल टीम को बताता है कि अब वह सांप पकड़ने का काम करता है, खासकर चिड़ियाघरों और सांप पालने के शौकीन लोगों के लिए। उसकी बातें सुनकर टीम को उसकी असली नीयत का अंदाजा लगने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बातों बातों में डॉक्टर केल पॉल को बताते हैं कि क्रू मेंबर्स शिरीशामा आदिवासियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए जंगल की तरफ आए हैं। अब पॉल बड़ी चालाकी से टीम को बताता है कि उसने शिरीशामा आदिवासियों को देखा है। ये सुनकर डॉक्टर केल और पूरी टीम में पॉल के प्रति उम्मीद जाग जाती है। उनके हिसाब से पॉल उन्हें शिरीशामा आदिवासियों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। डॉक्टर केल वही सवाल पूछता है जिसका पॉल को इंतजार था। डॉक्टर केल पॉल से पूछता है कि क्या वह टीम को शिरीशामा आदिवासियों तक पहुंचने में मदद करेगा। पॉल बिना देर किए तुरंत हाँ कर देता है। अब गेंद पॉल के पाले में होती है और पॉल जैसा चाहे टीम को अपने इशारों पर चला सकता था। अब सीन बदलता है और डैनी डेक पर म्यूजिक सुन रहा होता है, जबकि वॉरेन गोल्फ खेल रहा होता है। वॉरेन बार बार डैनी का म्यूजिक बंद कर देता है, जिससे दोनों के बीच मामूली सी कहासुनी हो जाती है। ये हल्की फुल्की नोक-झोंक उनके अलग अलग स्वभाव को दिखाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेरी पॉल के पास आकर पूछती है कि टीम शिरीशामा कबीले तक कब तक पहुंचेगी, जबकि पॉल अपनी मर्जी से बोट को अपनी पसंदीदा जगह की ओर ले जा रहा होता है। पॉल की वो पसंदीदा जगह कौन सी है, इसका खुलासा हमें आगे फिल्म में देखने को मिलता है। पॉल की मनमानी और टीम को गुमराह करने की यह चाल आगे की कहानी में बड़ा मोड़ लाने वाली है। बोट से आगे बढ़ते हुए टीम को नदी के किनारे एक बड़े आकार की सांप की मूर्ति दिखती है। पॉल बताता है कि यह शिरीशामा के देवता की मूर्ति है। पॉल कहता है कि शिरीशामा आदिवासी एनाकोंडा को अपना देवता और रक्षक मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। फिर पॉल एक कहानी सुनाता है कि शिरीशामा कबीले तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले एक झील पार करनी होगी जो जहरीले सांपों से भरी हुई है। उसके बाद ही वे शिरीशामा कबीले तक पहुंच पाएंगे। असल में ये कहानी पॉल अपनी छिपी हुई मंशा को पूरा करने के लिए गढ़ रहा होता है और ऐसा लगता है कि वह टीम को गुमराह कर रहा है। पॉल आगे बताता है कि इस झील के बाद एक विशाल दीवार मिलेगी जो इतनी लंबी है कि उसके साथ चलते चलते 5 दिन लगेंगे। उसके बाद ही वे विशालकाय एनाकोंडा देख सकेंगे। पॉल की बातें टीम को और उलझा देती हैं, लेकिन डॉक्टर केल पॉल के झूठ को पकड़ लेता है क्योंकि यह कहानी उन्होंने पहले ही सुन रखी थी। डॉक्टर केल इन बातों के जानकार होते हैं और उन्हें पता था कि यह कहानी असल में माकू आदिवासियों की है, न कि शिरीशामा कबीले की। इस पर पॉल अपनी कहानी तुरंत बदल देता है और कहता है कि यही कहानी शिरीशामा कबीले पर भी लागू होती है। पॉल की चालाकी पर डॉक्टर केल फंस जाते हैं और उस वक्त के लिए पॉल की बातों को सच मान लेते हैं। यहाँ पॉल का शातिर दिमाग काम कर रहा होता है, जो टीम को अपने जाल में फंसाने के लिए एक और झूठ परोस देता है। पॉल जिस तरफ नाव को ले जाने के लिए जिद कर रहा होता है, उस तरफ ना जाने के लिए डॉक्टर केल के पास एक वजह होती है। वो बताते हैं कि जिस इलाके में फिलहाल नाव है वहाँ पानी जरूरत से ज्यादा ऊंचा है और इस इलाके में अक्सर बाढ़ का खतरा बना रहता होगा। इसलिए उस दिशा में जहाँ पॉल नाव को ले जाना चाहता है, आदिवासियों का ठहरना या बसना नामुमकिन है, और बाढ़ भरे इन इलाके में इंसानों का बसना कैसे संभव है। डॉक्टर केल पॉल से कहते हैं, तुम्हारा पेशा सांप पकड़ने का हो सकता है, लेकिन मेरा पेशा आदिवासियों को ढूंढना है और इस मामले में मैं ही माहिर हूँ। ये कहते हुए डॉक्टर केल पॉल के बताए रास्ते पर न जाने का फैसला करते हैं और कप्तान माटेओ को अपने चुने हुए रास्ते पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं। इसके बाद टेरी उस सांप की मूर्ति के सामने डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है। तभी पॉल दबे शब्दों में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए रिकॉर्डिंग के बीच में बाधा डालता है और टीम से कहता है कि उसे पास के गाँव में छोड़ दिया जाए। पॉल का गुस्सा साफ दिखता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। अब सीन बदलता है और रात हो जाती है तो नाव को नदी के किनारे लगा दिया जाता है। ऐसी घनघोर रात में गैरी और डेनिस जानवरों की कुछ आवाजें रिकॉर्ड करने के बहाने जंगल में चले जाते हैं ताकि उनको एकांत और प्रेम प्रसंग का मौका मिल जाए। तभी अचानक उन दोनों पर कोई जंगली जानवर अंधेरे में हमला कर देता है। उसी वक्त पॉल अचानक वहां पहुंच जाता है और उस जानवर को मार गिराता है। पता चलता है कि वह एक जंगली सुअर था जो अपने तेज छुरी जैसे दांतों से हमला करके इंसानों को घायल करने या मारने की काबिलियत रखता है। फिलहाल गैरी और डेनिस पर से खतरा टल जाता है। डॉक्टर केल गैरी और डेनिस की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरी टीम को अब से आगे बिना बताए बोट से बाहर जाने से मना कर देते हैं। पॉल माटेओ को साथ लेकर उस जंगली सुअर को ले जाता है और कहता है कि अब हफ्ते भर के खाने का इंतजाम हो गया है। इस पर डैनी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ समय पहले तक पॉल टीम को छोड़कर दूसरे गांव में अपनी नाव ठीक कराने जाने वाला था। अगर ऐसा था तो 7 दिन के खाने का इंतजाम करने की बात का क्या मतलब था। इस बात पर डैनी परेशान हो जाता है। सीन फिर से बदलता है और नाव नदी के रास्ते शिरीशामा आदिवासियों की दिशा में बढ़ रही होती है।
तभी संदेहजनक रूप से एक रस्सी नीचे नदी के पानी में गिर जाती है और नाव के प्रोपेलर में फंस जाती है, जिससे प्रोपेलर जाम हो जाता है और नाव वहीं रुक जाती है। ऐसी स्थिति में जब तक रस्सी को प्रोपेलर से निकाला नहीं जाता, नाव का आगे बढ़ना असंभव था। अब डॉक्टर केल खुद नदी में कूदते हैं और प्रोपेलर से लगभग पूरी रस्सी छुड़ा लेते हैं। तभी उनके मुंह में कुछ अटक जाता है और गैस मास्क होने के बावजूद उन्हें सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। तभी गैरी और डैनी डॉक्टर केल को पानी से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर केल के मुंह में एक जहरीली जलीय कीट ने काट लिया है। डॉक्टर केल को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है तो पॉल बिना झिझक उनके गले में चाकू से एक छेद कर देता है और उसमें पाइप डालता है, जिससे डॉक्टर केल को सांस लेने में थोड़ी राहत मिलती है। हालांकि वे अब बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, जैसे कि कोमा में हो, और आगे कुछ समय के लिए ऐसे ही बेहोश रहते हैं। डैनी को बाद में पता चलता है कि रेडियो और वायरलेस दोनों बंद हैं। ये बात भी संदिग्ध लगती है। माटेओ इन उपकरणों को ठीक करने में असमर्थता दिखाता है, पर यह असमर्थता से ज्यादा बहाना लगता है। पॉल कहता है कि टीम को डॉक्टर केल को जल्दी से किसी अस्पताल में पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। पॉल का ऐसा कहने में भी शायद कोई छिपा हुआ मकसद था, जो हम आगे देखेंगे। माटेओ कोहरे की वजह से आगे न देख पाने का बहाना बनाकर नाव को आगे बढ़ाने से मना कर देता है, तो डैनी नाव पर रखी दूसरी लाइट्स का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। टेरी, जो डॉक्टर केल की तबीयत के कारण चिंतित होती है, वो माटेओ को थोड़ा तेजी से चलने के लिए कहती है, पर पॉल सुझाता है कि अभी टीम जिस रास्ते से चल रही है वो नदी के बहाव के विपरीत दिशा में है, इसीलिए मेडिकल मदद तक पहुंचने में 2 दिन का अतिरिक्त समय लग सकता है। और नक्शे पर एक दूसरा रास्ता दिखाता है, जो कि उसके मुताबिक 50 मील का फासला कम करने वाला होता है। इस पर टेरी शंका जताती है कि पहले भी पॉल उसी अपने दिखाए रास्ते से आगे चलने के लिए डॉक्टर केल को मनाने की कोशिश में था। इस पर पॉल कहता है कि कल उसके उस रास्ते से जाने के लिए मनाने की वजह कुछ और थी, और आज जाने के लिए उसकी वजह डॉक्टर केल को मेडिकल मदद तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की है, और ना कि वक्त बर्बाद करके डॉक्टर केल की जान को खतरा पैदा करना है। इस पर टेरी कुछ ज्यादा कह नहीं पाती, क्योंकि उसके पास सबसे नजदीकी रास्ता लेना ही समझदारी की बात थी। समय बर्बाद करने से डॉक्टर केल की जान पर बना सकती थी। हालांकि डैनी टेरी से पॉल की मंशा पर संदेह जताने की कोशिश करता है। आखिरकार पॉल के दिखाए रास्ते से ही आगे जाने का फैसला होता है, लेकिन टेरी का यह फैसला टीम को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला होता है। ऐसे ही रात गुजरती है और सुबह हो जाती है। पॉल के बताए रास्ते पर चलते हुए नदी के रास्ते में एक बांध जैसा कुछ बना हुआ दिखता है, जिसे तोड़े बिना या निकाले बिना आगे जाना नामुमकिन लगता है। पॉल उस बांध को डायनामाइट से उड़ाने की बात करता है। पूरी टीम पॉल के पास डायनामाइट जैसे गैर कानूनी सामान को देखकर चौंक जाती है। आखिरकार पॉल गैरी की मदद से बांध पर डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा देता है, जबकि उस बांध के पास भी आदिवासियों के देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती थीं। डायनामाइट के धमाके और कंपन के साथ बोट पर रखे हुए फ्यूल के बैरल पानी में गिर जाते हैं और भारी मात्रा में छोटे बड़े सांप बोट पर आकर गिर जाते हैं, जो उछाल भरे पानी में से बोट पर पहुंचे थे। एक छोटा सांप वॉरेन की उंगली को काट लेता है। टीम के पास अब सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा फ्यूल का बैरल बचता है, जो उनके लिए लगभग 100 किलोमीटर तक का फासला तय करने के लिए काफी हो सकता था। पॉल अपनी घुमावदार बातें करके टीम वालों के बीच से निकल जाता है, क्योंकि इसके कारण ही यह सब हुआ था। बोट उसी शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ती जाती है जो पॉल ने दिखाया था। अब तो मानो पॉल उस बोट और क्रू मेंबर्स का मालिक बन चुका हो, क्योंकि टीम को वही करने के लिए मजबूर होना पड़ता था जो पॉल कहता था। टीम को उल्टे पांव वापस लौटना भी नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि वापसी के लिए उनके पास फ्यूल भी नहीं बचा था। आगे चलते हुए टीम को नदी में एक वीरान पड़ी नाव दिखाई देती है। ये वही नाव थी जो फिल्म की शुरुआत में दिखी थी। ये नाव उसी शख्स की थी जिसने किसी अज्ञात खतरे के डर से खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि उसकी बंदूक भी देख पर पड़ी हुई दिखती है। वहां पर पंछियों के पंख भी दिखाई देते हैं, जो शुरुआत में शिकारी के पिंजरे में देखे गए थे। पॉल माटेओ से कहता है कि नाव को रोका जाए, और माटेओ ऐसा ही करता है। टेरी और बाकी सभी ऐसी वीरान नाव को देख अचंभित हो जाते हैं। टेरी के सवाल पर पॉल कहता है कि इस रास्ते में ऐसी कई नावें मिलेंगी जो यूं ही बेवजह छोड़ दी जाती हैं। पॉल ये खुलकर नहीं कहता, पर असली खतरा आसपास ही होता है। अब पॉल माटेओ को लेकर उस वीरान नाव पर ईंधन ढूंढने के लिए जाने लगता है। उनके पीछे पीछे डैनी भी कैमरा लेकर जाता है, ताकि वहां कुछ रिकॉर्डिंग की जा सके। नाव पर चढ़ते ही पॉल कुछ ढूंढने लगता है, मानो उसे किसी और ही चीज की तलाश हो। तभी उसे एक पेपर कटिंग मिलती है जिसमें एक फोटो होता है। उस फोटो में वही शिकारी दिखता है जो फिल्म की शुरुआत में डर के मारे खुद को गोली मार चुका था, और साथ में पॉल और माटेओ भी नजर आते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि पॉल, माटेओ और वह पहले मरा हुआ शिकारी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। तीनों के बीच में कोई मिलीभगत थी। माटेओ और पॉल ने मिलकर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे टीम को इस जगह तक पहुंचने के लिए मजबूर किया था।
जो बातें अपने आप होती दिख रही थी शायद वे माटेओ और पॉल की मिलीभगत का ही नतीजा थी। डैनी के पॉल तक पहुंचने से पहले ही पॉल उस पेपर कटिंग को छुपा लेता है। फिर पॉल एक संदूक के पास पहुंचता है और उसका ताला तोड़ देता है। संदूक के अंदर कुछ विस्फोटक और अन्य चीजें देखकर वह बेहद खुश हो जाता है, मानो पॉल को वही चीजें वहां मिलने की उम्मीद थी। पॉल डैनी से संदूक को साथ ले जाने में मदद मांगता है और मजाक में कहता है कि इसमें असली खजाना है। पॉल डैनी का कैमरा भी संदूक में रख देता है ताकि डैनी के हाथ खाली रहें और कैमरा पानी की वजह से खराब न हो। हालांकि उन्हें उस वीरान नाव पर ईंधन नहीं मिलता, इसलिए पॉल और डैनी संदूक लेकर वापस अपनी नाव की ओर लौटने लगते हैं और माटेओ को भी वापस लौटने के लिए कहते हैं। लौटते वक्त अचानक माटेओ का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। जैसे ही माटेओ गिरकर संभलने की कोशिश करता है, पहली बार हम विशालकाय एनाकोंडा को देखते हैं, जो फिल्म का असली शिकारी सांप है। ये बड़ा सांप माटेओ की गर्दन पकड़कर उसे अपने शरीर से कस लेता है। कसाव बढ़ता जाता है और माटेओ की सांसें उखड़ने लगती हैं। माटेओ की जान पूरी तरह से जाने से पहले ही एनाकोंडा उसका काम तमाम कर देता है। माटेओ की चीख न तो पॉल और डैनी को सुनाई देती है, न ही किसी अन्य टीम सदस्य को। काफी देर तक माटेओ के वापस न लौटने पर डैनी उसे ढूंढने के लिए वीरान नाव की तरफ जाने का फैसला करता है, लेकिन पॉल माटेओ की मदद के लिए वापस जाने से मना कर देता है, मानो उसे पहले से ही माटेओ के अंजाम का अंदाजा हो। डैनी माटेओ को ढूंढने के लिए नाव के पास जाकर उसे पुकारता है। उसे माटेओ की टॉर्च भी पानी में पड़ी मिलती है। उधर नाव पर टेरी डैनी के वापसी में देरी होने पर परेशान होने लगती है। आखिरकार माटेओ को ढूंढने में नाकाम रहने के बाद डैनी उल्टे पांव लौट आता है। लौटने पर वह टीम को केवल माटेओ की टॉर्च ही दिखा पाता है, जिसे उसने नदी में पाया था। पॉल, जो ये सब देख रहा होता है, टीम को एक विशाल एनाकोंडा की खाल दिखाता है जो उसे संदूक में मिली थी। पॉल बताता है कि यह खाल 3 से 4 साल पुरानी है और अब वही एनाकोंडा उम्र बढ़ने के साथ और भी बड़ा हो चुका होगा। वह कहता है कि शायद इसी एनाकोंडा ने माटेओ को खा लिया होगा। बातों बातों में पॉल अपने चेहरे पर मौजूद जख्मों के निशान दिखाता है जो एनाकोंडा जैसे विशाल सांप के काटने से हुए थे। वह बताता है कि एनाकोंडा एक निर्मम शिकारी होता है जिसे वह एक किलिंग मशीन कहता है। पॉल के अनुसार एनाकोंडा की सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि उसे माटेओ जैसे गर्म खून वाले जीव को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एनाकोंडा अपने शिकार को इतनी ताकत से जकड़ता है कि इंसान या फिर जानवर की नसें फट जाती हैं। अब पहली बार पॉल अपनी असली मंशा जाहिर करता है कि अगर टीम वाले उसकी मदद करें तो वे किसी विशाल एनाकोंडा को पकड़ सकते हैं और उसे बेचकर सब लोग ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। हालांकि पॉल एनाकोंडा जैसे खतरनाक शिकारी सांप को पकड़ने की बात करता है, पर साथ ही अपने आप को साफ सुथरा साबित करने का ढोंग भी करता है। टेरी पॉल की बातों को नजरअंदाज करती है क्योंकि उसने अभी तक वहां किसी एनाकोंडा को अपनी आंखों से नहीं देखा था कि वो माटेओ के मारे जाने पर यकीन कर ले। वह कहती है कि टीम अगले दिन सुबह तक माटेओ का इंतजार करेगी क्योंकि अब तक माटेओ सिर्फ लापता था और उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि वॉरेन पॉल की बातें सुनकर घबरा जाता है और अपनी जान पर खतरा देख वहां रात में रुकने के खिलाफ टेरी से बहस करने लगता है। टेरी वॉरेन को अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेने की सलाह देती है ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। आखिरकार वॉरेन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद टेरी टीम को निर्देश देती है कि नाव की सभी लाइट्स चालू रखी जाएं ताकि कोई खतरा सामने आए तो रोशनी में उसे देखा जा सके। टीम के सभी सदस्य परेशान रहते हैं, लेकिन पॉल एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो आराम से मजे ले रहा होता है। इस बीच पॉल बातों बातों में गैरी के मन में पैसों का लालच भर देता है, जिससे गैरी भी अब पॉल के एनाकोंडा को पकड़ने के समर्थन में आने लगता है। पॉल अब सांपों को बेहोश करने की दवा गन में भरने लगता है जिसे वह एनाकोंडा को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है। फिर सुबह होती है, लेकिन माटेओ अभी भी नहीं लौटता। माटेओ के न लौटने की वजह से टीम अब उसकी वापसी की उम्मीद छोड़कर अपने आगे के सफर पर निकलने लगती है और अब बोट को वॉरेन चलाना शुरू कर देता है। आगे के सफर में पॉल एक बंदर का शिकार कर देता है। पॉल अब इस मुर्दा बंदर को एनाकोंडा को पकड़ने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। टेरी ये देखकर अपनी नाराजगी जाहिर करती है और कहती है कि एनाकोंडा को पकड़ने का काम उसकी बोट पर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन पॉल अपनी अकड़ दिखाता है और सवाल करता है कि क्या अब सब लोग टेरी की बात मानेंगे या उसकी, जबकि वह जानता है कि उसने पहले ही गैरी को अपने जाल में फंसा लिया है और गैरी अब उसके साथ खड़ा रहेगा। और होता भी ऐसा ही है। गैरी कहता है कि डॉक्टर केल अब वैसे भी बीमार हैं और उनके होश में न होने की वजह से शिरिशामा कबीले पर डॉक्यूमेंट्री अब बन नहीं सकती, तो क्यों न टीम पॉल को एनाकोंडा पकड़ते हुए फिल्माए और उससे पैसा कमाए। अब डैनी सवाल उठाता है कि कुछ समय पहले तक हम डॉक्टर केल को अस्पताल ले जा रहे थे और अब अचानक एनाकोंडा को पकड़ने की बात कहां से आ गई। इस पर गैरी पॉल का एक तरह से बचाव करते हुए कहता है कि टीम की बोट अब जंगल के बीच में फंसी हुई है। पॉल ही वह शख्स है जो जंगल को अच्छी तरह से जानता है।
और अगर टीम पॉल की एनाकोंडा पकड़ने में मदद करेगी तो वह सबको सुरक्षित बाहर ले जाएगा। पॉल की मदद करना कोई बेवकूफ़ी नहीं बल्कि समझदारी है। गैरी की बातें सुनकर डैनी भड़क जाता है और गैरी और पॉल को नदी में फेंकने की धमकी देकर आगे बढ़ता है। तभी पॉल अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालकर एक ब्लाइंड फायर करता है। इसका मतलब होता है कि पूरी टीम का नियंत्रण अब पॉल के हाथों में चला गया है। टीम वाले बेबस हो जाते हैं। पॉल वॉरेन को बोट को आगे ले जाने का हुक्म देता है। आगे हम देखते हैं कि गैरी के हाथ में एक गन होती है, जिससे वह न सिर्फ एनाकोंडा के खतरे से निपटने की तैयारी करता है बल्कि टीम के बाकी सदस्यों पर भी नजर रखता है। दूसरी ओर पॉल मरे हुए बंदर को चारे की तरह नदी में फेंकता है और एनाकोंडा द्वारा उसे निगल जाने का इंतजार करता है। इसी बीच डैनी अपने पास का छोटा चाकू छुपाकर टेरी को दिखाता है और इशारे में पॉल का काम तमाम करने की अनुमति मांगता है, लेकिन टेरी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी एनाकोंडा जाल में फंस जाता है और बुरी तरह छटपटाने लगता है। दूसरी ओर गैरी एनाकोंडा की आंखों में रोशनी डालकर उसे कुछ समय के लिए अंधा करने की कोशिश करता है। पॉल एनाकोंडा को काबू करने में व्यस्त होता है। तभी डैनी अपने पास का चाकू लेकर पॉल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एनाकोंडा की भारी भरकम पूंछ का झटका लगने से डैनी गिर जाता है और उसका चाकू नदी में गिरकर खो जाता है। एक और झटका पॉल को भी लगता है, जिससे उसका हाथ पुली से फिसल जाता है और वह भी नीचे गिर जाता है। तभी एनाकोंडा के मुंह से स्टील रोप में लगा कांटा टूट जाता है और एनाकोंडा पानी के अंदर से भाग निकलता है। अब एनाकोंडा वापस आता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही टेरी पर हमला कर देता है। तभी पॉल वहां पहुंचकर ट्रैंक्विलाइजर से फायर करता है ताकि एनाकोंडा बेहोश हो जाए, लेकिन इस हमले के बाद एनाकोंडा और भी ज्यादा छटपटाने लगता है। इस छटपटाहट से डेनिस पानी में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए गैरी भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है। एनाकोंडा अब दोनों को पकड़कर खाने के लिए पानी में तेजी से आगे बढ़ता है। किसी तरह डेनिस ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन गैरी को एनाकोंडा पकड़ लेता है और उसे जकड़कर मार देता है। गैरी को मरते देख टेरी बंदूक उठाकर एनाकोंडा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल तुरंत बंदूक छीन लेता है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर एनाकोंडा को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसके लिए गैरी की मौत भी कोई बड़ी बात नहीं थी। डेनिस गुस्से में पॉल पर चिल्लाती है और उसे शैतान कह देती है, तो उल्टा पॉल कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है। इस तरह पॉल एक बार फिर अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर देता है। फिर पॉल बंदूक की नोक पर वॉरेन को धमकाता है कि वह उसका सामान ऊपर के कमरे में पहुंचाए। वॉरेन मना करता है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती। अब ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि पूरी टीम का नियंत्रण पॉल के हाथ में है और बाकी टीम को वही करना होगा जो पॉल चाहता है। सभी टीम के सदस्य खुद को यहाँ पूरी तरह से बेबस पाते हैं। नीचे पानी के अंदर हम देखते हैं कि एनाकोंडा के पेट में एक इंसानी आकार दिखता है, मानो एनाकोंडा ने गैरी को निगल लिया हो, और अब एनाकोंडा भी बोट के पीछे पीछे चल रहा है। अब हम देखते हैं कि पॉल खुद बोट चला रहा होता है। तभी टेरी, डैनी और वॉरेन मिलकर पॉल का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। पॉल उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, फिर भी वॉरेन चुपके से गोल्ड स्टिक से पॉल के सिर पर वार करता है, जिससे पॉल बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ता है। गुस्से में डैनी कहता है कि इसी बेहोशी की हालत में पॉल को नदी में फेंक दिया जाए ताकि एनाकोंडा उसे खा ले और टीम पॉल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके, लेकिन टेरी उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर तीनों मिलकर पॉल को डेक पर एक खंभे से बांध देते हैं ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इसी बीच टेरी को वह पेपर कटिंग भी मिल जाती है जिसमें मार्टियो, पॉल और फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए शिकारी का एक साथ फोटो होता है। टेरी समझ जाती है कि पॉल की बोट खराब नहीं हुई थी, बल्कि यह मार्टियो और पॉल की मिलीभगत थी, क्योंकि एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उन्हें अन्य लोगों की जरूरत थी जो उन्हें टेरी की टीम के रूप में मिल भी गए। अब दृश्य बदलता है। वॉरेन डैनी को बोट चलाना सिखाता है ताकि जरूरत पड़ने पर डैनी टीम के काम आ सके। आगे के सफर में टीम की बोट एक झरने के पास पहुंचती है, जहां पानी कम होने के कारण बोट कीचड़ में फंस जाती है। टीम फैसला करती है कि बोट के आसपास का कीचड़ हटाया जाए और तब तक बोट को पेड़ों से बांधा जाए, जिसके लिए वे पानी में उतरते हैं। इस दौरान पॉल और डेनिस दोनों बोट पर रह जाते हैं, जबकि डॉक्टर केल पहले से ही बेहोशी की हालत में अपने कमरे में होते हैं। गैरी की मौत के बाद सदमे में डेनिस टीम के न होने का फायदा उठाकर पॉल के पास चाकू लेकर उसे मारने के इरादे से पहुंचती है, लेकिन धोखे से पॉल उल्टा डेनिस को ही अपने पैरों में जकड़ लेता है और उसे मार डालता है। चाकू भी पॉल के पास ही छूट जाता है। इसके बाद पॉल डेनिस की लाश को पानी में धकेल देता है और चाकू से अपने बंधे हाथों की रस्सी काटकर खुद को छुड़ाने लगता है। इसी बीच पानी के अंदर एनाकोंडा के उनके ओर आने की आहट डैनी को महसूस होती है और वह टेरी को सतर्क करता है। टेरी और डैनी तेजी से बोट पर चढ़ने के लिए दौड़ते हैं, जबकि वॉरेन दूसरी ओर होता है जो एनाकोंडा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। डैनी और टेरी किसी तरह बोट पर पहुंचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वॉरेन पीछे रह जाता है। अब एनाकोंडा वॉरेन की तरफ बढ़ने लगता है।
वॉरेन अपनी जान बचाने के लिए पानी से निकलकर पहाड़ी के एक झरने की ओर चढ़ने लगता है। उधर बोट पर पॉल अपने हाथों की रस्सी पूरी तरह से काटकर आज़ाद हो जाता है। इधर झरने के पास वॉरेन एनाकोंडा से बचने के लिए और ऊपर की ओर चढ़ते जाता है। इस तरफ पॉल अपने चाकू से डैनी और टेरी पर हमला कर देता है और डैनी की जान पर वार करके उसे घायल कर देता है। झरने के मुहाने पर एनाकोंडा वॉरेन के पीछे पीछे पहुंच जाता है, जहां वॉरेन छिपा हुआ होता है। एनाकोंडा को अपने पास आता देख वॉरेन नीचे की ओर छलांग लगा देता है, लेकिन हवा में ही एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और कसना शुरू कर देता है। जिस पेड़ पर एनाकोंडा लिपटा होता है वह उसके भारी वजन से टूट जाता है और टीम की बोट पर गिर जाता है। एनाकोंडा और वॉरेन दोनों पानी में गिर जाते हैं। यहाँ पेड़ के गिरने के झटके से डॉक्टर केल को एकदम से होश आ जाता है। पॉल, टेरी और डैनी भी गिरते हुए पेड़ से बचने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं। उधर एनाकोंडा पानी में फंसे डैनी को पकड़ने के चक्कर में वॉरेन की लाश को बिना निगले ही पानी में छोड़ देता है और डैनी की ओर बढ़ने लगता है। तभी डेनिस की लाश अचानक से डैनी और टेरी के पास पहुंच जाती है, जिससे उन्हें डेनिस की मौत के बारे में पता चलता है। जैसे ही एनाकोंडा डैनी को पकड़ लेता है और उसे जकड़कर मारने ही वाला होता है, टेरी एनाकोंडा पर गोलियां चलाती है, जिससे वह डैनी को छोड़ देता है। लेकिन टेरी का यह हमला देख पॉल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि टेरी ने उसकी करोड़ों की कीमत के सांप को लगभग मार ही डाला था। गुस्से में पॉल टेरी और डैनी को गोली मारने वाला होता है। तभी डॉक्टर केल पीछे से आकर पॉल पर ट्रैंक्विलाइजर से हमला कर देता है। पॉल अब कमजोर पड़ जाता है और डैनी उसे लात मारकर पानी में फेंक देता है, लेकिन तभी ट्रैंक्विलाइजर पॉल के पीठ से निकल जाता है। गिरने से पहले पॉल डॉक्टर केल की गर्दन पकड़कर उसे फिर से घायल कर देता है। इसके बाद टेरी और डैनी डॉक्टर केल को फिर से बिस्तर पर सुला देते हैं, क्योंकि वह दोबारा कोमा में चला जाता है। भारी भरकम पेड़ गिरने से किसी तरह बोट के सामने से कीचड़ निकल जाता है और अब बोट का रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद डैनी और टेरी वापसी के सफर की तैयारी में लग जाते हैं। बोट अब एक वीरान घर जैसी संरचना के पास पहुंचती है। डैनी और टेरी को वहां बोट के लिए फ्यूल मिलने की उम्मीद जागती है, तो वे दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अंदर से यह जगह बंद पड़ी फैक्ट्री की तरह दिखती है, जहां कई तरह की मशीनें मौजूद होती हैं। वहां उन्हें फ्यूल से भरे हुए कई बैरल मिल जाते हैं। फ्यूल के बैरल चेक करते करते अचानक पॉल वहां पहुंचकर उन दोनों पर हमला कर देता है। सीन बदलता है तो डैनी और टेरी खुद को बंधा हुआ पाते हैं। दरअसल पॉल ने उन्हें बेहोश करके बांध दिया था। इसके बाद पॉल कुछ बंदरों को मारकर उनका खून निकालता है और वही खून टेरी और डैनी पर उड़ेल देता है। अब पॉल की योजना टेरी और डैनी को एनाकोंडा के चारे के रूप में पेश करने की होती है, ताकि वह एनाकोंडा को पकड़ सके। खून की गंध से एनाकोंडा वहां पहुंचता है और जैसे ही वह टेरी और डैनी पर हमला करता है, पॉल उसे जाली में पकड़ लेता है। लेकिन एनाकोंडा की जबरदस्त छटपटाहट से जाली का सिरा खुल जाता है और अब एनाकोंडा और पॉल आमने सामने होते हैं। पॉल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा उसे दबोच लेता है और फिर जिंदा ही निगल जाता है। यहाँ एक शिकारी को ही दूसरे शिकारी का शिकार बनते हुए हम देखते हैं। इतने में डैनी और टेरी खुद को बंधी हुई रस्सियों से छुड़ा लेते हैं। पॉल को खाने के बाद भी एनाकोंडा का शिकार करने का लालच खत्म नहीं होता और वह टेरी के पीछे दौड़ता है, ताकि उसे भी अपना निवाला बना सके। टेरी भागकर एक कमरे में छिपने की कोशिश करती है, जहां वह देखती है कि एनाकोंडा ने कई बच्चों को जन्म दिया हुआ है। एनाकोंडा वहां उसी कमरे में पहुंचता है और अपने पेट से पॉल की लाश को उगल देता है। ये दृश्य देखने में बेहद धांसू लगता है। टेरी और डैनी एनाकोंडा से पीछा छुड़ाने के लिए फैक्ट्री की चिमनी से ऊपर चढ़ने के बारे में सोचते हैं। पॉल द्वारा डैनी की जांघ पर पहले हुए वार की वजह से डैनी घायल होता है, इसलिए टेरी अकेले ही चिमनी से ऊपर चढ़ने का फैसला करती है। डैनी नीचे ही रहता है। जैसे जैसे टेरी ऊपर जाती है, एनाकोंडा भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डैनी एनाकोंडा की पूंछ पर कुदाल से हमला करता है, जिससे वह कुछ समय के लिए ऊपर चढ़ने से रुक जाता है और टेरी को चिमनी में ऊपर चढ़ने का समय मिल जाता है। इसी बीच नीचे डैनी एक बैरल से पेट्रोल का रिसाव देखकर एनाकोंडा को जलाकर मारने का एक विचार सोचता है। वह कुछ और बैरल चिमनी के आसपास उड़ेल देता है। टेरी ऊपर जाकर चिमनी की जाली खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इसमें मुश्किल होती है। नीचे एनाकोंडा खुद को कुदाल से छुड़ाकर पूरी तरह चिमनी में चढ़ जाता है। तभी डैनी पेट्रोल में आग लगा देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और धमाके के झटके से उछलकर आखिरकार टेरी भी सुरक्षित रूप से नदी के पानी में गिर जाती है। धमाके के बाद पूरी चिमनी उड़ जाती है और एनाकोंडा भी बुरी तरह से जलते हुए नीचे गिर जाता है और काफी देर तक ऐसे ही जलता रहता है। लंबे समय तक जलने के कारण डैनी और टेरी उसे मरा हुआ समझते हैं। डैनी और टेरी दोनों पानी से बाहर निकल आते हैं। वे अब पेट्रोल लेकर अपनी बोट की ओर जाने का सोच ही रहे होते हैं कि एनाकोंडा एक बार फिर टेरी पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार डैनी एनाकोंडा के सिर में कुल्हाड़ी मारकर उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है।
अंत में टेरी डॉक्टर केल के पास जाकर उन्हें सांत्वना देती है और फिर डैनी, टेरी और डॉक्टर केल वापसी के लिए बोट से लौटने लगते हैं। वापसी के दौरान उन्हें कुछ आदिवासी मिलते हैं। दरअसल ये वही शिरीषामा आदिवासी होते हैं जिनकी तलाश में टीम इतनी दूर आई थी। कई मुश्किलों और खतरों का सामना करने के बाद, कुछ साथियों को खोने के बाद अचानक ही टीम को वे आदिवासी मिल जाते हैं जिनकी मिलने की उम्मीद अब टीम छोड़ चुकी थी। टेरी डैनी से कहती है कि वे अब शिरीषामा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं। इस तरह एक खूंखार और खौफनाक सफर का सुखद अंत होते हुए हम देख पाते हैं। एनाकोंडा मूवी की समाप्ति यहीं पर हो जाती है। मूवीज की कहानी के बारे में संक्षिप्त में जानने की आपकी जिज्ञासा को शांत करने में अगर आप हमको यशस्वी पाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की चेष्टा जरूर करें। धन्यवाद।